वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज हम लोग वापस से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने पिछली बार छोड़ा था। भाई हॉर्टिकल्चर और प्लांट ब्रीडिंग ये दो सब्जेक्ट पे हमारा मेन फोकस है और आपको मैंने कहा था कि हम लोग सीरियस होकर इस बार तैयारी करेंगे, ठीक है। तो पिछली बार हमने पहले हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन देखे थे, फिर हम लोग ने प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चन देखे थे। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग पहले प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि भाई अगर आपके पास 10 इनब्रीड लाइन्स दी हुई हैं तो कितने सिंगल क्रॉस हाइब्रिड आप बना सकते हो, ठीक है। तो भाई आपको इनब्रीड्स वगैरह क्या होते हैं मैंने बता दिया। इनब्रीड्स क्या है भाई, नाम में छुपा हुआ है इनब्रीड, मतलब अगर आप एकदम रिलेटिव्स की मेटिंग करा देते हो, रिलेटिव्स मतलब इंसानों में भी कुछ लोग रिलीजन या किसी फॉरेन कंट्रीज़ में देखोगे तो भाई वहाँ पे भी ऐसा हो जाता है, ठीक है। बट ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आपने क्या किया, अगर आपने क्रॉस पोलिनेटेड वेराइटी में क्या किया, आपने अगर सेल्फिंग करा दी, सेल्फिंग या फिर सिब मेटिंग, सिबलिंग की आपस में मेटिंग करा दी, तो उस वजह से क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर आता है क्या, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो बहुत अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। बट इनब्रीड लाइन्स क्यों बनाई हमने, आपकी इनब्रीड लाइन्स क्या है, आपकी इनब्रीड लाइन्स समझ लो एक बार जल्दी से क्या है। आपके पास ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी है, ये क्या कर रही है वेराइटी, अलग अलग जगह से पोलन आ रहा है, आराम से क्रॉस बन रहा है। ओपन पॉलिनेटेड जो वेराइटी है आपकी क्रॉस पॉलिनेशन के केस में वो होती है हेटेरोजाइगस, क्योंकि भाई कहीं से भी रैंडम पॉलिनेशन पोलन आ जा रहा है तो ये हेटेरोजाइगस होती है, ठीक है। बट एक दिक्कत है, अगर हमें हाइब्रिड सीड बनानी है तो हम हेटेरोजाइगस वैरायटी को एज अ पेरेंट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जब भी वैरायटी रिलीज करी जाती है तो तीन चीज़ें फॉलो होनी जरूरी है। एक है डिस्टिंक्टनेस, कि वो वैरायटी कुछ ना कुछ अलग हो, डिस्टिंक्ट हो। एक है यूनिफॉर्मिटी, भाई वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अगर हम हेटेरोजाइगस को ही पेरेंट लेंगे तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसलिए हम इसको एज अ पेरेंट नहीं ले सकते। और इसके अलावा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे लगाए तो ठीक है, थोड़ी दूर लगाए तो वहाँ काम नहीं कर रही, तो थोड़ा स्टेबल वेराइटी होनी चाहिए। तो फोकस है यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी के ऊपर, इसलिए ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी को 6 से 7 जनरेशन तक अपन कराते हैं क्या, सेल्फिंग कराते हैं। और बार बार सेल्फिंग की वजह से जो है ये क्या बन जाता है, इनब्रीड बन जाता है, ठीक है। अब हर एक क्रॉप में नहीं करा सकते, अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन किसी में बहुत ही ज़्यादा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो ठीक से बनेगी ही नहीं, ठीक। पर जो थोड़ा बहुत इनब्रीडिंग डिप्रेशन झेल लेंगे उसको हम क्या करेंगे, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी से इनब्रीड बना देंगे, जो होगा क्या, होम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भाई प्रोसेस समझ लो, हाइब्रिड सीड वैरायटी बनती कैसे उसका प्रोसेस है, और यहीं से आपके और भी कुछ क्वेश्चन जो है बनने वाले हैं, ठीक है। अब ये इनब्रीड वैरायटी बन चुकी है, अब हम इन इनब्रीड वैरायटी का क्या करते हैं। मान लो कि आपके पास हमने क्या करी, एक इनब्रीड, ये ओपन पॉलिनेटेड वैराइटीज है, 2 3 4 5 6, इस तरीके से कई सारी आपकी इनब्रीड हमने बना दी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, 10 इनब्रीड बना दी। क्यों बनाई, अब इन इनब्रीड में से हम लोग 2 को सिलेक्ट करेंगे, 2 पेरेंट हमें चाहिए हाइब्रिड बनाने के लिए, आपको सिर्फ 2 पेरेंट चाहिए, ए क्रॉस बी बन गया आपका हाइब्रिड, ठीक है। बट हम पेरेंट कौन सी लेंगे, हम सबसे पहले ये वाली स्टेप में चल रहे हैं, और पेरेंट लेने के लिए हमने क्या किया, इनब्रीड लाइन्स को बना दिया। चलो इनब्रीड लाइन्स तो बन गई, अब हम इनका आपस में क्रॉस कराते हैं, इन इनब्रीड लाइन्स का आपस में क्रॉस कराते हैं। क्यों कराते हैं, सिंगल क्रॉस इनका हम कराते हैं, सिंगल क्रॉस हम इनका कराते हैं ताकि, ठीक है चलो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर हम इनका सिंगल क्रॉस कराते हैं ताकि हमें ये पता चले कि कौन से पेरेंट है जो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब कौन से सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मान लो कि पहला और तीसरा थे जो सबसे अच्छी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम पहला और तीसरे को ही एज अ पेरेंट चूज कर लेंगे, इनका सीड बनाएंगे, मार्केट में बेचेंगे, ठीक है। अब यही पूछा है कि जो हम इनका सिंगल क्रॉस कराएंगे, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे अगर 10 इनब्रीड की लाइन्स थी तो कितने सिंगल क्रॉस जो है वो पॉसिबल हैं। कहानी थोड़ी लंबी हो गई, बट आंसर सीधा एक फॉर्मूले पे था। बड़ी कॉन्सेप्ट समझ लो भाई, आगे देखो आज के सेशन में ये बड़ा काम आएगा, आपके सारे क्वेश्चन इससे निपटेंगे हमारे, ठीक है। तो सिंगल क्रॉस का फॉर्मूला भाई याद रखना, n-1 डिवाइडेड बाई 2, फॉर्मूला यही था सीधा सीधा, ठीक है। बट बैक स्टोरी भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था यहाँ पे, ठीक है। n इज नंबर ऑफ इनब्रीड लाइन्स, तो अगर हम इसमें n की जगह रख देते हैं 10, तो यहाँ आ जाएगा 10 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 × 9 डिवाइडेड बाई 2 इज 90/2, जो आपका आंसर आ गया कितना, 45। यहाँ पे आपके क्रॉसेस बन जाएंगे, ठीक है। तो इन इनब्रीड्स का हम आपस में कितने 45 बार, मतलब इन ब्रीड्स का हम आपस में क्रॉस करा रहे हैं, सिंगल क्रॉस। क्यों, क्योंकि हमें 2 सुपीरियर पेरेंट चाहिए कि भाई सबसे अच्छा कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सिंगल क्रॉस का n-1 डिवाइडेड बाई 2। ऐसी अगर डबल क्रॉस अगर आपको कराने होंगे और इनब्रीड्स कुछ दिया हुआ है कि भाई 10 इनब्रीड है, 20 इनब्रीड है, तो n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ठीक है। और ट्रिपल क्रॉस के लिए यहाँ पे आप n-3 तक जाओगे और डिवाइडेड बाई 8 में चले जाओगे, ठीक है। n क्या है यहाँ पे कि इनब्रीड लाइन्स आपके पास कितनी प्रेजेंट है,
ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग गया है ना, पर समझना जरूरी था। तो ये आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर था 45 जो है सही चला जाएगा। जिसने 45 किया बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अब कह रहे कि भाई विच टाइप ऑफ क्रॉस इज टिपिकली यूज टू एसेस द जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ अ पेरेंट इन प्लांट ब्रीडिंग। कह रहे कि भाई कौन सा क्रॉस कराएंगे अगर हमें पता करना है कि जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी कैसी है। ठीक है, बैक क्रॉस, टॉप क्रॉस, सिंगल क्रॉस या फिर डबल क्रॉस। इसलिए मैंने वहाँ पे वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया क्योंकि वही कॉन्सेप्ट चलेगा। भाई ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी से हमने सेल्फिंग करा के बना दिए क्या, इनब्रीड्स बना दिए। ठीक, अब मैंने कहा इन इनब्रीड्स में क्या करेंगे, ये अलग अलग लाइन आ गई। मैंने कहा कि इनका हम सिंगल क्रॉस कराएंगे। ठीक है, बट सिंगल क्रॉस कराने से पहले भी एक स्टेप यहाँ पे रहता है। ठीक है, और वहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो इनब्रीड है इसका हम जो क्रॉस कराएंगे वो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ क्रॉस कराएंगे। हम लोग पहले क्या चेक करना है, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी। मतलब समझ लो यहाँ पे, मतलब ये अलग अलग क्रॉप्स के साथ कितने इजीली कंबाइन कर पा रहा है, या फिर अगर मैं इसको किसी और के क्रॉप के साथ किसी और क्या करूँ, किसी और वैरायटी के साथ क्या करूँ, इसका अगर क्रॉस करा दूँ। ठीक है, तो जो इसका ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें इन दोनों के कितने कैरेक्टर आएंगे, इस वाले के भी और जिसके साथ क्रॉस कराए उसके भी। तो हम इसके लिए चेक करते हैं कि भाई जितना अच्छा इसका जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी होगा दूसरे पेरेंट के साथ ही, जितना अच्छा मिल के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा उतना ही हमें क्या है, उतना ही अच्छा एज आ पेरेंट बनाने के लिए सूटेबल होगा। ठीक है, तो हम पहले ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ क्रॉस कराते हैं इनब्रीड लाइन्स का। क्यों, GCA जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए, और इसको हम कहते हैं क्या, टॉप क्रॉस। जब इनब्रीड लाइन्स का ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ क्रॉस कराया जाता है इसको हम कहते हैं टॉप क्रॉस। और टॉप क्रॉस हमने क्यों कराया, क्योंकि हम यहाँ पे जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी जो है चेक करते हैं। ठीक है, तो जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी यहाँ पे हमने क्या करी, चेक कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, यहीं पे बता दे रहा हूँ भाई। जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी मान लो कि आपकी पहले की, तीसरे की, चौथे की, पाँचवें की, इन सब की अच्छी थी तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया और बाकी सारे के सारे हटा दी। ठीक, अब जो ये हमने सिलेक्ट कर लिए आपके मान लो कि फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, ये इनब्रीड लाइन्स हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक, ये मान लो यहाँ पे इधर हमने सेलेक्ट कर ली। अब इनका हम सिंगल क्रॉस कराते हैं। जो मैंने आपको सिंगल क्रॉस बोला था वो आपका टॉप क्रॉस के बाद कराया जाता है। और सिंगल क्रॉस हम कराते हैं स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी को जानने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होते हैं। तो हमने पहले क्या किया, इनब्रीड लाइन्स बनाए। इनब्रीड लाइन से हमने क्या किया, हमने उसका ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ क्रॉस कराया, हमने उसका टॉप क्रॉस कराया। क्यों, क्योंकि हमें भाई चेक करना है जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, दूसरी क्रॉप के साथ या दूसरी वैरायटी के साथ कितना अच्छा वो कंबाइन कर पा रहा है। फिर हमने क्या किया, सिंगल क्रॉस कराए। जो जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी वाले अच्छे इनब्रीड्स आए उनका हम सिंगल क्रॉस कराएंगे। क्यों, क्योंकि हम चेक करेंगे कि आपस में कितना अच्छे से कंबाइन कर पा रहा है, तो इसको हम कहेंगे क्या, आपका स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। तो जो हम सिंगल क्रॉस यहाँ पे करा रहे हैं ये हम लोग स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी चेक करने के लिए क्रॉस करा रहे हैं। और फाइनली जिनकी आपकी स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी अच्छी आएगी उसको हम लोग फाइनली हाइब्रिड के लिए या पेरेंट जो है सिलेक्ट कर लेंगे। तो पूरा प्रोसीजर है हाइब्रिड सीड कैसे बनाया जाता है, और यहाँ पे आप हाइब्रिड सीड के पेरेंट आप सिलेक्ट कर चुके हो। पेरेंट सिलेक्ट कर चुके हो तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको बस क्रॉस करा देना है और आपका हाइब्रिड जो F1 है वो रेडी बन के तैयार है। तो भाई टॉप क्रॉस डेविस जी ने दिया था, इनब्रीड वैराइटल क्रॉस भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पे हमने क्या किया, इनब्रीड को ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ क्रॉस कराया टू चेक जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी। ठीक है, देखो यहाँ से एक बार समझ लोगे फिर आप बुक से भी पढ़ोगे ना, आपको चीज़ें जो है थोड़ा जल्दी समझ आएंगी। ठीक, अब देखो भाई साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं आपसे हाइब्रिड सीड के रिगार्डिंग, है ना, वहाँ पे हम लोग उसको एक दो चीज़ें और समझ लेंगे। कह रहे भाई फर्स्ट पिजन पी हाइब्रिड था ICPH8, कहाँ बना था, इक्री सेट ने बनाया था। किसके थ्रू बनाया था, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के थ्रू बनाया था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये कब बनाया था, इक्री सेट में बना था, ये भी याद होना चाहिए। ईयर्स भी इंपॉर्टेंट है, 1991 में बनाया था। एक क्वेश्चन और लाऊंगा मैं जहाँ पे हाइब्रिड के ईयर्स आपको पता होने चाहिए। कह रहे कि भाई इसमें फीमेल पेरेंट लाइन क्या यूज़ करी गई थी। ठीक भाई, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी मतलब क्या हुआ, प्लांट के पास जो प्लांट का सेल है उसमें होगा या तो उसका न्यूक्लियस या तो उसका साइटोप्लाज्म। ये छोटा सा सेंटर में क्या होता है भाई, न्यूक्लियस होता है और फिर उसका साइटोप्लाज्म होता है, दो चीज़ें होती है। अब हमें जरूरत क्या पड़ी भाई, मेल स्टेराइल प्लांट क्यों चाहिए, मेल स्टेराइल समझ रहे हो ना, मेल स्टेराइल मतलब अगर ये कई सारे यहाँ पे अगर हमने प्लांट लगा दिए तो सारे के सारे मेल स्टेराइल है, मतलब ये सिर्फ फीमेल प्लांट। यहाँ पे आपका मेल फ्लावर एब्सेंट है। ठीक है, मेल फ्लावर एब्सेंट है, बट क्यों चाहिए हमें ऐसा, क्योंकि भाई हमें बार बार इमेस्कुलेशन करना पड़ेगा। भाई हमें बहुत बड़े लेवल
प्रोडक्शन चलता है। अब कितनी बार आप हर एक प्लांट के जाके क्या उसका फ्लावर का हाथ से एंथर तोड़ते रहोगे, या हर एक फ्लावर को आप अल्कोहल में डिप करोगे मैस्कुलेशन करने के लिए, तो ये चीज़ बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या करते हैं भाई, कुछ जीन्स होती हैं जो न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, और इन जीन की वजह से क्या होता है, कई बार जो प्लांट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल प्लांट ही बनेगा, मेल प्लांट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अगर न्यूक्लियस के अंदर जीन प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जीन प्रेजेंट है जो क्या कर रहा है, जो मेल स्टेराइल प्लांट बना रहा है या फिर सिर्फ फीमेल प्लांट बनाएगा, मेल प्लांट नहीं बनेगा, तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक मेल स्टेराइल। ठीक है, तो जेनेटिक मेल स्टेराइल बनाओ और लगा दो। तो पिजन पी के केस में जो आपने जेनेटिक मेल स्टेराइल प्लांट बनाया था, ऑब्वियसली आते हैं हम इसको फीमेल की तरह यूज़ करेंगे क्योंकि भाई मेल फ्लावर तो इसके पास है नहीं। तो इसका नाम पूछा है और इसका नाम है क्या, MS प्रभात। तो आपको देखो पिजन पी के बारे में क्या क्या याद करना है, बी ऑप्शन जिसने भी किया होगा बिल्कुल ही सही किया होगा। तो भाई GMS के बारे में बात करें तो ये आपका रेसेसिव एलील के कारण चलता है। ठीक है, मतलब आप ये क्रॉसेज तो आपको पता है, इसके ये आपके एलील हो गए MS MS, ये सिंगल ही एलील है, MS आपका एक हो गया और MS आपका एक हो गया, ये सिंगल है ना, मेल स्टेराइल के हमने MS कर दिया पूरा पूरा। अगर ये डोमिनेंट कंडीशन में आएगा तो ये फर्टाइल होगा, मतलब मेल फीमेल दोनों आने वाले हैं। बट अगर ये आपका, इसको स्मॉल एस कर लेते हैं, अगर ये आपका रेसेसिव कंडीशन में आ गया तो जो प्लांट है वो क्या हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फीमेल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, देखो थोड़े कॉन्सेप्ट है, आपको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा तब आएगी चीज़ें दिमाग में। पिजन पी का पहला हाइब्रिड है ICPH8 जो डेवलप किया गया GMS के थ्रू, कहाँ, क्रिसेट में 1991 में, और फीमेल लाइन मैंने आपको बता दी MS पर बात। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ये था जेनेटिक मेल स्टेराइल का एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन कह रहा है द बार्नेज एंड बारिस्टार जीन गिवन बाय मेरियानी। क्या कह रहा है भाई, बार्नेज और बारिस्टार जीन थी, मेरियानी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, कह रहे कि कौन से ऑर्गेनिज्म से ड्राइव करी गई। अब ये भी आपका मेल स्टेरिलिटी का ही कॉन्सेप्ट है, समझ लेते हैं भाई। फिर पहला था जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। हमने कहा कि भाई अगर रेसेसिव कंडीशन में अगर जीन प्रेजेंट है तो प्लांट को क्या करेगा, मेल स्टेराइल बना देगा। ठीक है, ये और ये जीन आपके कहाँ होंगे, ये जीन होंगे न्यूक्लियस के अंदर। तो हमने बोला ये जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है। अब एक आता है इसी ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, अभी तक तो जो प्लांट के अंदर चीज़ें पहले से ही थी, हम उसका फ़ायदा उठा रहे थे। पर भाई बहुत सारे प्लांट होंगे जिनके पास ऐसा कोई जीन नहीं होगा। अब ऐसा कोई जीन नहीं होगा तो फिर वही दिक्कत है कि हमारे पास क्या है, हमें ऐसा नहीं हो पाएगा कि हम सिर्फ फीमेल प्लांट ही बना सकें। ठीक है, प्लांट के केस में उल्टा है, पहले इंसान भी थोड़े से क्या थे, मतलब वो चाहते थे कि भाई बेटा हो बेटी हो, है ना। प्लांट के केस में हम लोग चाहते हैं कि भाई सिर्फ फीमेल ही हो, मेल अभी हमें नहीं चाहिए, हमें मैक्सिमम क्या चाहिए, फीमेल, क्योंकि भाई फीमेल ही तो फ्रूट बनाएगा, फीमेल ही तो सीड बनाएगा। ठीक है, तो भाई ट्रांसजेनिक के केस में हम क्या करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अब उसके पास कुछ ऐसे जीन है जो प्लांट में क्या करेंगे, मेल स्टेरिलिटी ले आएंगे। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उस जीन को हम चुराएंगे और फिर प्लांट में वो इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम है। दिक्कत ये है कि भाई ये थोड़ा बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको पता है बहुत महंगी पड़ती है। ठीक, तो उस ऑर्गेनिज्म से हम ये जीन को उठाएंगे और प्लांट में हम लगा देंगे, जिससे प्लांट क्या हो जाएगा, मेल स्टेराइल बन जाएगा। तो बस उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम पूछा है, बैक्टीरिया का नाम पूछा है। तो एस्केरेशिया कोलाई है, बैसिलस thuringiensis है, बैसिलस एमाइलोलिक्विफेशियंस है, या एग्रोबैक्टीरिया ट्यूमेफेसन है। ठीक है, अगर किसी ने डी ऑप्शन कमेंट किया होगा तो वो तो गलत है, क्योंकि भाई एग्रोबैक्टीरिया ट्यूमेफेशन क्या है, हम इसको एज अ वैक्टर यूज़ करते हैं। मतलब अगर हमें कोई जीन प्लांट के सेल में डालना है तो हम उस जीन को इसके साथ जोड़ देते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, उस प्लांट सेल के अंदर इसकी हेल्प से भेज देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है। तो जिसने भी सी ऑप्शन किया बिल्कुल सही है। तो बार्नेज और बारिस्टार जीन जो है वो बैसिलस एमाइलो लिक्विफेशन से क्या किया गया, ड्राइव किया गया। ठीक है, बार्नेज और बारिस्टार जीन, तो सी ऑप्शन जो है वो होगा करेक्ट। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है यहाँ पे। अब देखो एक और चीज़ यहाँ पे लिखी है, लिखा है भाई बार्नेज से हम लोग जनरली ए लाइन के लिए यूज़ करते हैं और जो बारिस्टार है वो हम आर लाइन के लिए यूज़ करते हैं। अब क्या है ए लाइन आर लाइन, जो हम बात कर रहे हैं भाई, जो मेल स्टेराइल आपका फीमेल बन रहा है, ठीक है, जो मेल स्टेराइल प्लांट बन रहा है वही है आपका ए लाइन। ठीक, बट ऐसा नहीं होता कि हमने यहाँ पे फीमेल वाली लाइन लगा दी। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता कि जो इनकी ऑफस्प्रिंग होगी वो भी आपकी फीमेल ही बने, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग एक आर लाइन या रिस्टोरर लाइन लगाते हैं। अब ये रिस्टोरर लाइन क्या करती है, ये रिस्टोरर लाइन के साथ अगर हम इसका क्रॉस कराएंगे तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो क्या बनेगी, वो आपकी फर्टाइल बन जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, यहाँ पे एक चीज़ आई थिंक ऊपर नीचे बोल दी, ये फीमेल पेरेंट है। ठीक है,
हमें क्या करना है, हम चाहते हैं इसकी जेनेटिक क्या हो जाए, ये वापस से रिस्टोर हो जाए। अगर हमें हाइब्रिड निकालना होगा बाद में, तो हम चाहेंगे कि ये मेल फ्लावर भी बनाए, फीमेल फ्लावर भी बनाए, ठीक। तो इसकी वापस से अगर हमें इसको रिस्टोर करना है कि ये मेल भी वापस से बनाने लगे, तो हम इसका आर लाइन के साथ क्रॉस कराएंगे, और आई लाइन के साथ क्रॉस कराते इसकी फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाएगी। अब ये मेल फीमेल दोनों ही क्या करेगा, बना सकता है। तो बार्नियर को मेल लाइन के लिए यूज़ करते हैं, और बार स्टार को हम लोग यूज़ करेंगे आर लाइन के लिए। अब मैं कह रहा था आपको कि GCA SCA वाला एक कॉन्सेप्ट बच गया है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। टफ तो नहीं लग रहा, प्लान ब्रीडिंग है। इसको एक बार पढ़ लोगे ना, फिर बुक से भी पढ़ लो, ठीक है, बुक से भी पढ़ लो, बस उसके बाद क्या है, थोड़ा बहुत एक दो बार लिख लो, बस इतना ही काम है। क्या कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द यूज ऑफ जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी एंड स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। पहला स्टेटमेंट कहता है कि भाई हाइब्रिड वैरायटी प्रोडक्शन अगर हम करते हैं तो उसमें सिर्फ GCA यूज़ करते हैं, GCA को कंसीडर किया जाता है। सिंथेटिक वैरायटी में दोनों का यूज करते हैं, GCA और SCA। हाइब्रिड वैरायटी में दोनों का यूज करेंगे, सिंथेटिक वैरायटी में सिर्फ GCA का यूज करेंगे, या सिंथेटिक वैरायटी में हम लोग सिर्फ SCA का यूज करेंगे। आप जल्दी से समझ जाओ यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट। मैंने आपको पूरा हाइब्रिड वैरायटी कैसे बनती है मैंने पूरा बता दिया, कि हम सबसे पहले ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी की क्या करेंगे, सेल्फिंग करा देंगे। ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी की हमने सेल्फिंग करा के इनब्रीड लाइन्स बना दी, ठीक है। फिर हमने इनब्रीड वैरायटी का टॉप क्रॉस कराया। क्यों कराया था टॉप क्रॉस? हमने कराया था जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी चेक करने के लिए। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी जिसकी अच्छी होगी उन प्लांट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, और उनका हम लोग सिंगल क्रॉस कराएंगे। सिंगल क्रॉस क्यों कराया था? सिंगल क्रॉस कराया था स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी चेक करने के लिए, और जिनकी स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी सही होगी, अच्छी होगी, उसको हम एज अ पेरेंट जो है सिलेक्ट करेंगे, और इसी पेरेंट से हम लोग बनाएंगे हाइब्रिड, और हाइब्रिड सीड बनाने के बाद हम भेज देंगे उसको फार्मर के पास। ये हो गया आपका हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर, ठीक है। तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में हम जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी और आपका स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी दोनों चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है। और यही डिफरेंस है हाइब्रिड और सिंथेटिक वेराइटी के अंदर। हाइब्रिड में दोनों चीज़ें चेक होती हैं, जबकि सिंथेटिक वैरायटी में हम लोग स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी चेक नहीं करते, सिर्फ हम जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी चेक करते हैं, सिंथेटिक में भी और कंपोजिट में भी। हाइब्रिड में दोनों चीज़ें चेक होती हैं, सिंथेटिक वैरायटी में आपका क्या, सॉरी, सिंथेटिक एंड कंपोजिट दोनों में सिर्फ जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी हम जरूर चेक करते हैं, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी चेक नहीं करते। हाइब्रिड सीड सिर्फ आप 1 साल के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट बनेगा वो सेल्फिंग वगैरह से बनने लगेगा, तो फिर वो हाइब्रिड नहीं रह जाएगा, ठीक। पर सिंथेटिक और कंपोजिट आप 3-4 साल या फिर कुछ टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी से हमें मतलब नहीं रहता। तो सी ऑप्शन अगर आपने किया तो बिल्कुल ही सही किया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है प्लांट ब्रीडिंग का, कह रहे कि भाई इनमें से कौन सी वेराइटीज है, इन विच टाइप ऑफ वेराइटीज सिर्फ पार्शियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ हेट्रोसिस का, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से हेट्रोसिस को हम एक्सप्लॉयट नहीं कर रहे। हेट्रोसिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई एक पेरेंट ये है, दूसरा पेरेंट ये है, बनाते हैं हम क्रॉस करके F1 जनरेशन। अगर F1 जनरेशन इन दोनों से सुपीरियर आ रहा है, इन दोनों से क्या आ रहा है, सुपीरियर कैरेक्टर्स इसके अंदर आ रहे हैं, तो हम इसी फिनोमिना को बोलते हैं क्या, कि हेट्रोसिस है। जो इनका बच्चा बना है वो क्या है, रिक्शे वाले का बेटा IAS ऑफिसर बन गया है ना, दिस इज हेट्रोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पार्शियल एक्सप्लॉयटेशन की बात करें। भाई हाइब्रिड वैराइटीज मैंने आपको पूरा प्रोसेस इसीलिए समझाया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से इस प्रोसेस से ही कवर हो रहे हैं। हाइब्रिड वैरायटी में हम जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी साथ साथ स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी दोनों चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है। वो यही है आपका कि हम हेट्रोसिस को प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं, हम प्रॉपर चेक कर रहे हैं कि भाई कौन से वाले पेरेंट सुपीरियर हैं, कौन से वाले मतलब जो ऑफ स्प्रिंग है जो सुपीरियर है, जिसको हम सिलेक्ट करेंगे एज अ पेरेंट बनाने के लिए, ठीक है। सिंथेटिक और कंपोजिट में मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी चेक करी जाती है, स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी हम चेक नहीं करते। तो ये दोनों ही जो हैं यहाँ पे हेट्रोसिस का हम पूरी तरीके से यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे पार्शियल एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी आंसर है वो सही जाएगा। तो हाइब्रिड वेराइटीज़ के केस में कंप्लीट एक्सप्लॉयटेशन है हेट्रोसिस का, और सिंथेटिक एंड कंपोजिट के केस में क्या है, आपका पार्शियल एक्सप्लॉयटेशन है। तो भाई ये थे कुछ प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चन, ठीक है। आई नो कि थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें थी, बट जरूरी है भाई, क्वेश्चन आते तो समझने वाला जो भी आपको तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है ना, पता होना चाहिए आपको सब कुछ। हॉर्टिकल्चर की चलो बात कर लेते हैं। चलो हॉर्टिकल्चर में आज हम देखो क्या देखेंगे, थोड़ा सा पॉलिनेशन वगैरह के रिगार्डिंग आपका रहेगा, है ना, और थोड़ा सा मेथड ऑफ प्रोपोगेशन अगर आ गया तो थोड़ा सा वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय सीड, कौन से प्लांट में हम सीड को यूज करते हैं उसके प्रोपोगेशन के लिए। पपाया में भी करते हैं, एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं,
ठीक है, पपाया में कर लेते हैं अपन, डेट पाम में कर लेते हैं अपन, ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल हैं। एक तो देखो जो सीड से हम लोग प्लांट लगाते हैं ना, वो आपका क्या होता है, वो आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्लांट होता है, काफ़ी बड़ा प्लांट होगा, ठीक है। इस वजह से उसमें डिसीज और इंसेक्ट कम लगते हैं। एक और ख़ास बात है उसकी, जुवेनाइल फेज बड़ा लंबा चलता है उनका, इनकी लाइफ साइकिल भी बहुत लंबी है और जुवेनाइल फेज भी बहुत लंबा है। जुवेनाइल फेज मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, या वेजिटेटिव जो फेज है काफ़ी लंबा है, और इस वजह से इसका जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो काफ़ी लेट आता है। अब भाई हमें अगर मैंगो लगाना है, अगर मैंगो हम लोग क्या करें, सीड से लगा रहे हैं, तो दिक्कत यही है बहुत टाइम बाद जाके फ्रूटिंग होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है सीड वाले प्लांट के साथ, ठीक। और वहाँ पे अगर हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करते हैं तो वो थोड़ा उनका क्या है, जुवेनाइल फेज छोटा है, रिप्रोडक्टिव स्टेज जल्दी आती है, तो थोड़ा फ़ायदा वहाँ पे हमें इस चीज़ का जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, सीड के, तो सीड आपको पता होना चाहिए जामुन। जामुन इज़ द राइट आंसर। ये है आपका जो हम लोग जनरली क्या करते हैं, सीड यूज़ करते हैं। बाकी बनाना शुगर केन में भी हम लोग जनरली क्या करते हैं, वेजिटेटिव यहाँ पे प्रोपोगेशन हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। डी ऑप्शन के साथ कभी नहीं जाना, इस तरीके से आपको आंसर देख के। तो ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि भाई ये लंबे चलते हैं प्लांट, बहुत ज़्यादा विग्रस, बहुत बड़े बड़े होते हैं। नॉट ट्रू टू टाइप, इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, नॉट ट्रू टू टाइप, मतलब जैसे प्लांट होगा वैसे उसका बेबी नहीं होगा, ठीक है। उसका बेबी को मैं बिगाड़ दे रहा हूँ, ठीक है, उसका बेबी नहीं होगा वैसे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात है, ठीक है। अच्छी बात इससे ये है कि नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन आने को मिलता है, ठीक है, और ख़राब बात भी इसकी यही है, नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन आएगा। ये एक तरीके से अच्छा है कि अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट में तो वो उसको शायद फिर झेल जाए। बट अगर नेक्स्ट जनरेशन में चेंज आ गया तो आप सोचो भाई आपको अच्छी क्वालिटी का फ्रूट मिल रहा था, अब भाई आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें कराया, नेक्स्ट वाले में फ्रूट की क्वालिटी चेंज हो गई, तो ये फिर नुकसान हो जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में यही फ़ायदा है भाई, जैसे प्लांट था वैसे उसका ऑफस्प्रिंग भी होगा, अच्छी क्वालिटी का फ्रूट था तो ऑफस्प्रिंग में भी अच्छी क्वालिटी का ही फ्रूट बनेगा। तो यहाँ नॉट ट्रू टू टाइप है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ट्रू टू टाइप होगा, जैसे फादर वैसा सन या डॉटर, ठीक है। लॉन्ग जुवेनाइल फेज है, बता दिया मैंने आपको, और यहाँ पे डिसीज पेस्ट भी थोड़ा कम लगता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पपाया हो गया, एसिड लाइम इंपॉर्टेंट है भाई। सिट्रस की जब हम बात करते हैं तो सिट्रस में आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, टी बडिंग देखने को मिलता है, ठीक है। सिट्रस आपकी काफ़ी सारी क्रॉप यहाँ पे आ जाती है सिट्रस के अंदर, बट उसमें अगर जो एसिड लाइम की बात करेंगे तो इसका प्रोपोगेशन हम सीड से करते हैं। फिर भाई जामुन है, करौंदा है, फालसा है, और प्लांटेशन की भी कुछ क्रॉप है, कोकोनट, कॉफ़ी, कोकोआ वगैरह, ये सारी आपकी क्या है, सीड से प्रोपोगेट करी जाती है, ठीक है। चलो जल्दी से मैच कर दो यार ये पॉलिनेशन का प्रोसेस। यहाँ पूछा है मैल्कोफाइलस क्या है, चिरोटेरोफाइलस क्या है, जूफाइलस क्या है, और ऑर्निथोफाइलस क्या होता है। तो ये जल्दी से बता दो, आपको एक दो एग्जांपल्स भी तो हमें देखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो तो ये अब हम पढ़ रहे हैं हॉर्टिकल्चर, है ना। एंटोमोफाइलस भी तो होता है, एंटोमोफाइलस, एंटोमोफाइलस मतलब जो इंसेक्ट से होगा। तो भाई यहाँ पे जल्दी जल्दी यहाँ पे बात कर लेते हैं। जू फाइलस में समझ में आ रहा होगा, जू के अंदर एनिमल्स ही दिखते हैं, तो भाई एनिमल्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो जाए। मेल्कोफाइलस स्नेल अगर पॉलिनेशन करते हैं। जीरोटेरोफाइलस ये वाला वर्ड याद रखो, बैट अगर पॉलिनेशन करते हैं, ये रहा। जूफाइलस एनिमल करते हैं, ऑर्निथोफाइलस भी इंपॉर्टेंट है, बर्ड करते हैं, ठीक है। आपको ऑर्निथोफाइलस जो है ये बनाना और पाइनएप्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि बाकी तो भाई आसान है। अब आपसे ये कितनी बार पूछेगा कि भाई हनी भी पॉलिनेट करती है क्या, ठीक है, करती है, सबसे ज़्यादा हनी बी से ही होता है, ठीक है। तो पर बर्ड से किस में होता है, बनाना में और पाइनएप्पल में। पाइनएप्पल में स्पेसिफिकली हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड जो होती है वो स्पेसिफिकली पॉलिनेशन करती है पाइनएप्पल के अंदर, ठीक है। तो ये ऑर्निथोफिलस हो गया। तो आंसर आपका चला गया, फर्स्ट का ए, सेकंड का 4, सी का, ठीक है ना, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी का 3। तो जिसने भी बी ऑप्शन किया बिल्कुल सही किया, सही डायरेक्शन में जा रहे हो और अच्छे से पढ़ते हुए चलो, ठीक है। चलो आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चलो फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा उससे पहले पूरा टेबल यहाँ पे लिखा है। एनिमोफाइलस किससे होगा, विंड, एयर या विंड के थ्रू। एंटोमोफाइलस इंसेक्ट के थ्रू, और ऑर्निथोफाइलस हमने बोला अभी बर्ड के थ्रू, जो आपको बनाना और पाइनएप्पल में देखने को मिल जाएगा। कह रहे कि भाई मैंगो के अंदर पॉलिनेटर पूछ लिया, ये आपका मतलब एंटोमोफाइलस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। एंटोमोफाइलस मतलब इंसेक्ट की, एंटोमोफाइलस इंसेक्ट के रिगार्डिंग पॉलिनेशन की यहाँ पे बात कर रहा है। तो भाई मैंगो के अंदर हनी बी रिस्पॉन्सिबल है, हाउस फ्लाई रिस्पॉन्सिबल है, बटरफ्लाई है या फिर बीटल है। देखो ऐसा नहीं है कि एक ही इंसेक्ट से पॉलिनेशन होगा, कई सारे इंसेक्ट से होता है, बट सबसे ज़्यादा रोल कौन सा प्ले करता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। मैंगो का इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अगर आपसे नॉर्मली पूछता है कि भाई सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन किससे होता है, नॉर्मली कोई क्रॉप मेंशन नहीं करिए, तो ऑब्वियसली बात है इट इज़ हनी बी। बट अगर आपको मैंगो देते हैं एग्जाम में तो आई थिंक आप लोगों ने बी ऑप्शन जरूर किया होगा, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हाउस फ्लाई जो है मैंगो में पॉलिनेशन करती है,
ठीक है। तो एंटोमोफाइलस में क्या है भाई, मैंगो पोलिनेटर एजेंट आपका हाउस फ्लाई है। नॉर्मल पोलिनेटर की बात करें तो बीज होता है आपका, मैंगो में नहीं सभी के अंदर। और नीथोफाइलस मैंने आपको बताया बनाना और पाइनएप्पल, और पाइनएप्पल के अंदर हमिंग बर्ड है जो क्या करती है, पॉलिनेशन में हेल्प करती है। ठीक है। बनाना भी भाई याद कर लो यार, बनाना का प्लांट इस तरीके से होता है ना, आपका फीमेल प्लांट थोड़ा नीचे की तरफ होता है और मेल प्लांट इस तरीके से लटका हुआ होता है। तो ऐसे याद करो भाई, मेल प्लांट लटका है तो बर्ड उस पर आराम से आके जा सकती है। बताओ भाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो फिनोमिना है ना, ये आपको हर जगह देखने को नहीं मिलता है। ये कोई एक पर्टिकुलर फ्रूट क्रॉप ही है जिसमें देखने को मिलेगा। ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाई कौन सा फ्रूट ट्रीज है जिसमें एक रेयर फ्लावरिंग मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, क्या नाम है उस फ्लावरिंग मैकेनिज्म का, पीडीएसटी, प्रोटोगाइनी डायूरिनली सिंक्रोनाइज्ड डाइकोगेमी, पीडीएसडी। तो ये किस में देखने को मिलेगा। अब देखो इसमें क्या होता है, ये रहा आपका सन। ठीक है। अब इसके फ्लावर की सबसे खास बात क्यों है, हम क्यों बोल रहे हैं कि भाई ये एकदम रेयर फिनोमिना है, बड़ा अच्छा सा फिनोमिना कुछ है, कुछ अलग चीज़ है, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दो टाइप के फ्लावर होते हैं। ठीक है, पहला टाइप, दूसरा टाइप, या फिर ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है, ए भी लिख देते हैं इसको, क्योंकि इसको जो टेक्निकली बोलते हैं हम ग्रुप ए ग्रुप बी बोलते हैं, तो फिर हम 1 2 क्यों लिखे, हम भी ए बी लिखते हैं। ठीक है, दो टाइप के फ्लावर है, एक टाइप है ए, एक टाइप है बी। ठीक है। पहले फ्लावर क्या करते हैं, अगर वो दिन से पहले पहले खुल गए, अगर वो दिन से पहले ओपन होते हैं तो वो एज अ फीमेल एक्ट करेंगे, और अगर वो नून के बाद या आफ्टरनून के बाद अगर वो ओपन होते हैं तो वो एज अ मेल एक्ट करेंगे। सेम फ्लावर सुबह खुल गया तो फीमेल है, शाम को खुल गया तो मेल है। ठीक है। अगर हम दूसरे टाइप की बात करें तो भाई ये सुबह खुल गया तो मेल हो जाएगा, और अगर ये बाद में खुला तो इसी को हम क्या बोलेंगे, यही आपका फीमेल फ्लावर की तरह एक्ट करने लग जाता है। ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोटोगाइनस डायूरिनली सिंक्रोनाइज्ड डाइकोगेमी। जो डायूरिनल वर्ड है इसका मतलब होता है दिन रात, दिन रात की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है एवोकाडो के अंदर। तो ये थोड़ा याद रखना आपको कि पीडीएसटी जो वर्ड है ये आपको एवोकाडो के अंदर ये वाला फ्लावरिंग मैकेनिज्म देखने को मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसको बड़ा कन्फ्यूजन होगा, मेल कौन सा फीमेल कौन सा। तो पीडीएसटी की बात करती, ग्रुप ए फ्लावर्स आपके क्या होंगे, जो फीमेल पहले खुल रहा है आफ्टरनून में, और ग्रुप बी में क्या होगा कि फीमेल यहाँ पे क्या होगा बाद में खुलेगा आफ्टरनून के। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। चलो जल्दी बताओ, आई थिंक ये आज का क्वेश्चन है आपका लास्ट। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन मैंगो, है ना। यहाँ पे हमारी स्क्रीन में हमको यही दिख रहा है, मतलब जो आपको दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है। ये क्या हो गया, पर स्क्रीन बोलते स्क्रीन गायब। चलो आगे। ठीक है। तो भाई देखो, मैंगो में हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स हैं। मैंगो के फ्लावर तो भाई सबने देखे होंगे किस तरीके से आपके मई में, अप्रैल मई में कितने अच्छे फ्लावर आ जाते हैं, अप्रैल में आ जाते हैं। तो भाई मैंगो के अंदर होते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट क्या हो गया भाई, जैसे अर्थवॉर्म है, मेल फीमेल एक ही साथ। तो इस फ्लावर के अंदर आपका मेल वाला पोर्शन, फीमेल वाला पोर्शन भी होगा और मेल वाला पोर्शन भी होगा, तो इसको हम बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट। मेल के मैंगो के पास हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है, पर फिर भी मैंगो में ज़्यादातर आपको क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है। ठीक है, जो उसका पोलन ग्रेन है वो उसी के स्टिग्मा को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा ड्यू टू सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तभी तो भाई हाउस फ्लाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्रॉस पोलिनेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है, जिसमें क्या होगा, जिसमें आपके जो गैमीट्स हैं आपके प्लांट के, जो जिसमें प्लांट के गैमीट हैं या जो पोलन है उसके जीनोटाइप पे डिपेंड करेगा कि वो आपका फर्टिलाइज जाके करेगा या नहीं करेगा, या पोलिनेट जाके करेगा या नहीं करेगा। स्पोरोफाइट में क्या हुआ कि पोलन के जीनोटाइप से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे प्लांट की बॉडी से फर्क पड़ता है। जो प्लांट की बॉडी है, जो उसका जो इसका क्या है, स्पोरोफाइट, बॉडी को स्पोरोफाइट बोलते हैं, गैमिट को हम गैमिटोफाइट बोलते हैं। तो गैमिट से फर्क नहीं पड़ेगा, प्लांट की बॉडी का जीनोटाइप क्या है उससे फर्क पड़ेगा। और मैंगो के अंदर आपको स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो होगा एब्सोल्युटली करेक्ट। तो भाई स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंगो और आंवला है। ठीक है, हेट्रोस्टाइली एक कंडीशन है। ठीक है, इसको तो थोड़ा याद कर लो, मतलब स्टाइल के आपका क्या होता है, स्टाइल की हाइट में थोड़ा सा चेंज आता है, कहीं पे थोड़ी लंबी है कहीं पे थोड़ी छोटी है। तो आपको सपोटा, पोमग्रेनेट, लीची में पिन टाइप के आपको यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलेगी, और थ्रम टाइप की आपको लीची, आलमंड और कैरम्बोला में देखने को मिलती है। पोमग्रेनेट, लीची बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। लीची में आपको पिन और थ्रम दोनों टाइप के देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, डायोसिस प्लांट के एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, पपाया, फिग, डेट पाम एंड ग्रेप्स भी आता है। मोनोसिस में मैंगो, बनाना, वालनट, आंवला क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। गाइनोडायोसिस
भी होता है कुछ, और आपका एंडोडायोसियस भी होता है ना, ये कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, फीमेल फ्लावर होगा एक तो, और जो दूसरा फ्लावर होगा वो हर्माफ्रोडाइट होगा, मतलब फीमेल और मेल दोनों एक साथ होंगे, तो इसको हमने बोला गाइनोडायोसिस। ऐसे अगर एंडोडायोसिस होगा तो उसमें या तो आपका मेल फ्लावर होगा, और मेल फ्लावर के अलावा यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होंगे, तो इसको हम बोल देंगे एंड्रोगाइनोसियस। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ आपके पॉलिनेशन के रिगार्डिंग टर्मिनोलॉजीज हैं, तो ये आपके लिए क्या था, ये था आपका आज का सेशन। बाकी सपोर्टा भी आपको प्रोटोगाइनी शो करेगा, और वॉलनट जो है प्रोटोएंड्री शो करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो ये था भाई आज का सेशन। आई होप कि कुछ चीज़ें तो समझ में आई होगी प्लांट ब्रीडिंग के रिगार्डिंग भी और हॉर्टिकल्चर के रिगार्डिंग भी। ठीक, तो नेक्स्ट सेशन में अपन करेंगे यहीं से कंटिन्यू, फिर मिलते हैं आपसे कब नेक्स्ट सेशन में। बाकी थैंक यू सो मच, फिर आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में।